मैं सत्यकाम, मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली में हिंदी का प्रोफेसर हूं और वहाँ हिंदी का अध्यापन करता हूं। आज ईपीजी पाठशाला हिंदी के प्रश्न पत्र हिंदी गद्य साहित्य कथा साहित्य में मैला आंचल का शिल्प और उसकी भाषा चर्चा का विषय है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप उपन्यास का शिल्प के साथ क्या संबंध होता है इसे जान पाएंगे। रेणु ने मैला आंचल में किस तरह के शिल्प का प्रयोग किया है इसे भी जान पाएंगे। आंचलिक भाषा के स्वरूप को समझ पाएंगे। रेणु ने मैला आंचल में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है इसे जान पाएंगे। मैला आंचल पर कोई भी बातचीत तभी सार्थक हो सकती है जब उसकी भाषा पर बात की जाए, उसके शिल्प पर बातचीत की जाए, क्योंकि एक ऐसी चुनौती और एक ऐसा नया अंदाज रेणु ने प्रस्तुत किया था कि पूरे हिंदी समाज को उन्होंने चौंका दिया था। एक ऐसी कृति सामने आई थी जिसमें एक क्षेत्र की भाषा का बोलबाला था और उन्होंने जिस शिल्प का प्रयोग किया था उस तरह के शिल्प का प्रयोग अभी तक, जिस समय तक मैला आंचल की रचना नहीं हुई थी उस समय तक हिंदी साहित्य में उसका प्रयोग नहीं हुआ। रेणु ने भी गांव की कथा कही है और उसके पहले जो हिंदी के सबसे बड़े कथाकार हैं प्रेमचंद ने भी गांव की कथा कही है। लेकिन प्रेमचंद ने जो कथा कही उस कथा कहने का जो स्वरूप है वो, और खास तौर पर जो गांव की कथा प्रेमचंद ने कही वो कहीं ना कहीं जो उपन्यास का पश्चिमी ढांचा है उस पश्चिमी ढांचे को रेणु ने, माफ कीजिएगा, प्रेमचंद ने अपनाया। और यह नहीं कि प्रेमचंद ने उपन्यास की भारतीय परंपरा को नहीं कथा की भारतीय परंपरा जो किस्सा गोई की परंपरा है, दास्तान की परंपरा है, उपदेशाख्यान की परंपरा है, उसको भी प्रेमचंद ने अपनाया। और पश्चिम से जो उपन्यास का जो शिल्प आया, का जो ढांचा आया, उसे भी प्रेमचंद ने अपनाया। लेकिन धीरे धीरे प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों में देखिए और प्रेमचंद के बाद के उपन्यासों में देखिए तो ये देखते हैं कि वे उपदेशाख्यान की परंपरा से उपन्यास के पश्चिमी ढांचे या संरचना में प्रवेश करते हैं। लेकिन रेणु ने जिस उपन्यास के शिल्प का विवेचन किया, को जो अपनाया उन्होंने, वह पश्चिम की उपन्यास की परंपरा नहीं थी, वो भारतीय परंपरा थी। उसमें गीतों के माध्यम से, उसमें किंवदंतियों के माध्यम से, लोक की कथाओं के माध्यम से एक बड़ा संसार, आजादी के बाद भारत कैसे बदल रहा है या आजाद होने के बावजूद भारत कैसे पिछड़ा हुआ है, कैसे अंधविश्वास यहां पसरा हुआ है, इस अंधविश्वास को, इस धर्म, जो लोगों के बीच धर्म भीरुता है, उस धर्म भीरुता को, और सबसे बड़ी बात कि किस प्रकार पूंजीवाद और प्रजातंत्र एक दूसरे से गलवहिए मिले हुए हैं और किस प्रकार जो गांधी का सुराज है
वो गांधी का स्वराज किस तरह से कुचला जा रहा है, इसको बड़े ही नए अंदाज में रेणु ने सामने रखा, और ऐसे अंदाज में रखा कि बहुत दिनों तक तो भाषा और बोली के परत के बीच यह यथार्थ कहीं आलोचकों की नजर से छिपा रहा। धीरे धीरे जब इस उपन्यास को पढ़ा गया और समझ बढ़ी, तो ये देखा कि ये तो जो बोली है, जो भाषा है, जो भारत की आत्मा है, केवल वही रेणु नहीं दिखाना चाहते थे, बल्कि रेणु ये भी दिखाना चाहते थे कि कैसे भारत आजाद तो हो गया है, लेकिन गांव अभी भी पराधीन है, अंधविश्वासों के पीछे पराधीन है। और ये सच्चाई रेणु ने इतनी सशक्तता से इसलिए लिए अभिव्यक्त की, वो कर सके क्योंकि उन्होंने जो लोक है, जो भारत के गांवों में बसने वाली आत्मा है, उसके माध्यम से कहानी कही। अब जब उसके माध्यम से भारत के विकास या भारत के पिछड़ेपन की जो कहानी रेणु को कहनी थी, उसमें वो कहानी सामान्य कथा शैली में नहीं कही जा सकती, वो लोक कथाओं के माध्यम से ही कही जा सकती। और लोक कथाओं के माध्यम से जो आलोचना, एक क्रिटिक प्रस्तुत किया रेणु ने, वो महत्वपूर्ण है। और जो ये क्रिटिक इतना महत्वपूर्ण हो गया, जो पूरे व्यवस्था और पूरे तंत्र की जो एक व्याख्या उन्होंने की, वो व्याख्या इसलिए महत्वपूर्ण हुई और उसको हम बहुत आत्मीयता से ग्रहण कर सके, क्योंकि रेणु ने अपनी बोली में, अपनी भाषा में ये बात कही थी। विद्यापति ने जिस प्रकार अपनी भाषा में, जन भाषा में अपनी बात कही थी, तो रेणु ने भी जन भाषा में अपनी बात कही। और इसीलिए इस जन भाषा के प्रयोग के कारण ही भारत के का जो बदलता चरित्र था, उस बदलते चरित्र को रेणु ज्यादा पारदर्शिता से और ज्यादा व्यापकता से हमारे सामने रख सकते। सबसे पहले हम इस उपन्यास के नामकरण पर बात कर ले। मैला आंचल, रेणु ने इस उपन्यास का नाम रखा मैला आंचल। और आरंभ में जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो उसमें वर्णित भी है कि धूल भी है, शूल भी है, फूल भी है, कीचड़ भी है। क्यों ऐसा कह रहे हैं रेणु? क्यों अपने अंचल को मैला आंचल कह रहे हैं? रेणु गांव की रोमानियत की कथा नहीं कहना चाहते। वो नॉस्टैल्जिक भी नहीं है। गांव में जैसा फिल्मों में देखते हैं कि हरे भरे खेत हैं, उसमें नायक और नायिका गीत गा रहे हैं। नायक शहर से आता है, नायिका गांव की है, दोनों में प्रेम होता है। गांव वालों को बहुत भोला भाला दिखाया जाता है। हालांकि प्रेमचंद ने ही इस अवधारणा को खारिज कर दिया था कि गांव के लोग बहुत भोले भाले होते हैं, वे अपना भला बुरा नहीं समझते। नहीं, ऐसा नहीं है। होरी भी चालाकी करता है। और मैला आंचल के तो हरेक का हरेक पात्र
किसी न किसी तरह अपनी व्यक्तिगत लालसा को पूरा करना चाहता है। तो मैं बात कर रहा था नामकरण की। मैला आंचल में उस अंचल का चित्रण है, उस क्षेत्र का चित्रण है जहां गरीबी, जहां अज्ञान है, जहां अशिक्षा है, जहां अंधविश्वास है, जहां विद्वेष है, जहां जातियों में बटे लोग हैं, जहां जनजातियों के प्रति विद्वेष है, जहां छुआछूत की प्रथा है, जहां धर्म के नाम पर शोषण है, ऐसे क्षेत्र को मैला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो इसीलिए कहा मैला आंचल। रेणु अपने उपन्यास में गांव का वह रूप दिखाना चाहते थे जो वस्तुतः भारत का ही एक रूप है। उस अशिक्षा को दिखाना चाहते थे, उस अज्ञान को, ग्रामीण लोगों के बीच फैली धर्मभीरुता को दिखाना चाहते थे, और उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के लोकगीतों के माध्यम। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये मैला आंचल है। प्रशांत जब गांव आता है, डॉक्टर प्रशांत जब गांव आते हैं और जब वो गांव की वो स्थिति देखते हैं तो उनके भीतर एक बेचैनी पैदा होती है, और वो बेचैनी उनको वो स्थिति देखकर पैदा होती है कि कैसा है ये गांव, जहां लोग आधुनिकता से बिल्कुल बेदखल हैं और आधुनिकता को अभिशाप मानते हैं। आप रेणु के उपन्यास की शुरुआत देखिए, जिसमें किस तरह से एक आजादी के पहले की कथा किंवदंती के रूप में आती है। यह उपन्यास किंवदंतियों और लोक गाथाओं से निर्मित है। जैसे एक नील कोठी है, उस नील कोठी के बारे में भी एक किंवदंती है, एक लोक गाथा है, और किस तरह से नील की खेती की जाती थी, नील की खेती की जाती थी और किस प्रकार से मार्टिन नाम के एक अंग्रेज ने वो कोठी बनाई, कैसे उसकी दुल्हन उसमें आई, और किस तरह से वो मार्टिन लोगों पर अत्याचार किया जाता था, करता था, और उसके मृत्यु के बाद वो इतना दुखी हुआ कि वह सब छोड़ छाड़ कर चल देता है। इस किंवदंती के माध्यम से, एक प्रेम कथा के माध्यम से, और गांवों में जो एक कथा फैली हुई है उससे इस उपन्यास की शुरुआत होती है। और यही एक आधुनिकता और एक परंपरा, परंपरा मतलब ऐसी परंपरा जहां अंधविश्वास हो, जहां पर अशिक्षा हो, उसके बीच एक टकराहट पैदा होती है। ये मूलतः एक लोक गीत के रूप में रचा गया उपन्यास है। गांवों के बीच, गांव में जो लोकगीत होते हैं, उन लोकगीतों में गांव का यथार्थ समाहित होता है। आप गांव में जाकर होली का गीत सुन लीजिए, बिरहा सुन लीजिए, विरह गीत सुन लीजिए, उसमें गांव की इसका कोई रचनाकार नहीं मिलेगा।
गांव के लोग ही इससे रचनाकार होते हैं और गांव के लोग इन्हीं गीतों के माध्यम से, इन्हीं कथाओं के माध्यम से अपनी व्यथा प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं है कि रेणु ने केवल लोकगीत, लोक भाषा इसी के माध्यम से उन्होंने उपन्यास रचा है, बल्कि उन्होंने जो खड़ी बोली हिंदी है, उस खड़ी बोली हिंदी को किस रूप में बोलते हैं उस प्रदेश के लोग, उसे भी दिखाया है। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, जैसे क्या नाम, सनिच्चर महतो, कितने दिनों से खांसी होती है, कोई दवा खाते थे या नहीं, क्या थूक से खून आता है, कब से, कभी कभी, एक साफ डिब्बा में रात भर थूक जमा करके ले आना, इधर आओ, जोर से सांस लो, 1 2 3 बोलो जोर से, हाँ ठीक है, क्या नाम, दासगोप, पेट देखें, पिलही है, सुई लगेगी, सुई के दिन पुर्जी लेके आना, कल खून देने के लिए सुबह ही आ जाना, समझे। ये प्रशांत और मरीजों के बीच जो बातचीत हो रही है और जिस तरह से संवादों के माध्यम से कथा बढ़ती है, उसमें ये दिखाई पड़ता है कि किस तरह से प्रशांत के आश्वस्त करने पर गांव के लोग उसके पास जाने लगे हैं। और एक ये उपन्यास दृश्यात्मक और परिदृश्यात्मक शैली में तो रचा गया है, लेकिन इसमें क्लोजअप और लॉन्ग शॉट भी हैं। और जो दृश्यात्मक शैली है वो एक तरह से क्लोजअप शैली है। नजदीक जाकर जब पात्रों को दिखाना होता है तो इस शैली का इस्तेमाल करता है। जब अतीत में जाना होता है, फ्लैशबैक में जाना होता है, तो एक परिदृश्यात्मक शैली का इस्तेमाल उपन्यासकार करता है और अधिकांश उपन्यासकार इस शैली का उपयोग करते हैं। ये कोई इस उपन्यास की दृष्टि से ये कोई नयापन नहीं है, लेकिन इसका भी प्रयोग किया है। स्वगत चिंतन भी है। स्वगत चिंतन हमारी नाट्य परंपरा में भी बहुत दिनों से चला आ रहा है। और जब पात्र अपने बारे में सोचता है, जब अपने अंतस में जब वो जाता है, तो स्वगत चिंतन करता है। हम भी स्वगत चिंतन करते हैं। जब हम कुछ सोचते हैं, जब हम चिंता में होते हैं या जब मनन करते होते हैं। इस प्रकार से अनेक शैलियों का प्रयोग किया है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक जो किस्सागो रूप है, वो किस्सागो रूप इस उपन्यास का प्राण है। रेणु ने जो हमारी वाचिक परंपरा है, जो कथा परंपरा है, उसमें से अनेक शैलियां लेकर इस उपन्यास को गठित किया है। जो कथा का देशज रूप हमारे यहां उपस्थित था, लोक नाट्य की जो परंपरा हमारे यहां थी, जिसमें गीतों का बहुत महत्व था, जो लोक कथाएं हमारे यहां प्रचलित थीं, उस तरह की अनेक कथाएं रेणु अपने इस उपन्यास में मैलांचल में लेते हैं और उसके माध्यम से जो ग्रामीण मानसिकता है, उस मानसिकता को समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि शिल्प और कथ्य
यदि अलग अलग पड़ जाए तो फिर शिल्प का महत्व नहीं होता है। शिल्प का तो उद्देश्य ही है कथ्य को उजागर करना, और रेणु का उद्देश्य है गांव का जो पिछड़ापन है, गांव की जो गरीबी है, जो जहालत है, और जिस तरह से भारत का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, पूंजीवादी पकड़ बढ़ रही है, उससे दिखाना चाहते हैं रेणु। और इसीलिए वो बीच बीच में जो कथाएं लाते हैं, वो कथाएं इन स्थितियों को प्रस्फुटित करती। शिल्प हावी नहीं होना चाहिए कथ्य पर। कभी कभी ऐसा लगता है कि रेणु के कथ्य पर शिल्प हावी हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। गौर से पढ़ने की जरूरत, उपन्यास का आरंभ और उपन्यास का अंत देखने की जरूरत। आजादी का आंदोलन से जो ये उपन्यास का आरंभ होता है, उपन्यास का अंत होता है किस तरह से बामन दास की हत्या कर दी जाती है। तो ये जो राजनीतिक सूत्र है इस उपन्यास, उस राजनीतिक सूत्र को रेणु ने इस ग्रामीण परिवेश में और ग्रामीण लहजे में प्रस्तुत किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रेणु ने एक सुरंगा सदा ब्रज की कथा कही है और एक प्रेम संबंध की कथा कही। रेणु अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में, अपनी कथाओं में प्रेम संबंध का बड़ा बारीक निरूपण करते हैं, और जो मानवीय संवेदना उसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं, उससे यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रेम संबंध है, ये जो मनुष्य की प्रमुख संवेदना है, वही मनुष्य के मनुष्यत्व को बचाने में कारगर रहेगा। इस उपन्यास की आत्मा है, इस उपन्यास का प्राण है लोकगीत। लोकगीतों के माध्यम से दृश्यों का आयोजन किया गया है, और जो ध्वनियों का प्रयोग किया है वह तो अद्भुत। इससे पहले हिंदी उपन्यास में दृश्यों का प्रयोग लोकगीतों के माध्यम से नहीं किया गया। दृश्यों का प्रयोग वर्णनात्मक शैली में, कथात्मक शैली में होता रहता था, लेकिन गीतों के माध्यम से जो दृश्यों का निर्माण रेणु ने किया है वह अद्भुत है। तीसरी कसम जो रेणु की कहानी है, जिस पर फिल्म भी बनी है, उसमें भी आप देखेंगे कि किस प्रकार दृश्यों का निर्माण, कहानी का निर्माण, प्रसंगों का निर्माण गीतों के माध्यम से हुआ है। और भारतीय फिल्म जो बनती है उसमें आप देखें, जो अच्छी फिल्में हैं उसमें गीतों के माध्यम से कथा आगे बढ़ती है, प्रेम संवाद आगे बढ़ता है, दुख संवेदना मनुष्य की प्रकट होती है उसके माध्यम से। इसमें भी ऐसा है, और ध्वनियों का तो ऐसा प्रयोग किया है कि वैसा प्रयोग इसके पहले नहीं हुआ था। एक ध्वनि, किस तरह से ध्वनि का चित्रण किया, धिन्ना 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 धिन्ना, धिन तक धिन तक धिन तक धिन, तिरकिट धिन्ना तिरकिट धिन्ना, धिन तक धिन्ना धिन तक धिन्ना, धिनक धिनक धिक धिक तिन्ना। रेणु को संगीत का कितना ज्ञान था, और उस संगीत का प्रयोग, उस लयात्मकता का प्रयोग इस उपन्यास को बुनने में किया है। वैसे जैसे गांव में खटिया बुनी जाती, वैसे ही इस उपन्यास को बुना है इन्होंने गीतों के माध्यम से। और इन गीतों के माध्यम से एक लोक चेतना जो आई है, उस लोक चेतना को प्रस्फुटित करने में रेणु को बहुत अवसर मिला है। रेणु की भाषा के बारे में कई बार
ये कहा जाता है कि उन्होंने खड़ी बोली हिंदी पर आंचलिक जो भाषा है उसको आरोपित किया है, इसलिए न तो वो खड़ी बोली पर निश्चित हिंदी रह पाती है, न वो क्षेत्रीय बोली रह पाती है। लेकिन रेणु ने ये बीच का रास्ता इसलिए निकाला है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे समझ सकें और उससे क्षेत्रीयता या लोक भाषा बाधित नहीं हुई है। एक उदाहरण, कवित्व जैसा गद्य, क्योंकि इसमें लोक भाषा है, सारा गांव महक रहा है, मेले की थी ऐसी ही महकी रहती है। तहसीलदार साहब के गुहाल में हलवाई लोग सुबह से ही पूड़ी जिलेबी बना रहे हैं, पूड़ी बनाकर ढेर लगा दिया गया है। गांव के बच्चे सुबह से ही जमा हैं, राजपूत और कायस्थों के बच्चे दूसरे टोले के बच्चों को उधर नहीं आने, भागो छू जाएगा। और इस प्रकार बहुत सारी ऐसी भाषा है, जैसे चलित्तर कर्मकार आया है, किरांती चलित्तर कर्मकार, जाति का कुम्हार है, घर सेमारपुर। तो इस प्रकार से जो भाषा है, जैसे देख लीजिए चेतुरुमंडल, माए बाप हाथ जोड़े एक अर्धनग्न आदमी थर-थर कांपता हुआ खड़ा था और वो नाटकीयता, तुम मुकदमा में गवाही क्यों नहीं दिया। वो अंग्रेज आरंभ में जब एक अंग्रेज आता है पूछता है, माए बाप का बच्चा सिपाही चाबुक देगा शपाक, तो वो थोड़ा सा नाटकीयता बनाने के लिए रेणु इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे महात्मा गांधी को सब गन्नी महात्मा कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को जमाहिर लाल कहते हैं, और इनकलाब जिंदाबाद को इनकिलास जिंदाबाद करते हैं, क्षमा को छिमा बोलते हैं, नमक कानून को नीमक कानून बोलते हैं, क्रांति को किरांति बोलते हैं। इस तरह के कई शब्द आते हैं और कई शब्द तो ऐसे हैं जिनको समझने में मुश्किल होती है, जैसे पंचलैट, ये पेट्रोमैक्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। हनुआ, भुच्च, बुर्बक, ये सारे शब्द हैं जो बिल्कुल स्थानीय और ठेठ शब्द हैं। निश्चित रूप से इन्हें समझने में मुश्किल आती है, और क्योंकि ये शब्द सब जगह हिंदी भाषी क्षेत्र में भी उपयोग में लाए जाते, लेकिन इससे उपन्यास के सौंदर्य में कहीं बाधा नहीं पड़ती। उपन्यास का शिल्प बहुत गठित नहीं है। उपन्यास का शिल्प उसी तरह से बिखरा हुआ है जैसे, और उससे वैसे ही सौंधी महक आती है जैसे गांव का कोई जो समाज है, उस समाज में जो एक उदारता होती है, जो एक लेन देन होती है, वैसी ही भाषा है। इसमें खड़ी बोली के शब्द भी हैं, ठेठ मैथिली के भी शब्द हैं। ठेठ जिस तरह से जब खड़ी बोली गांव में प्रवेश करती है, रेणु की भाषा आंचलिक भाषा है और उन्होंने अपनी इस भाषा में उस जगह जो भाषा बोली जाती है, क्षेत्रीय भाषा, उसका प्रयोग किया है। लेकिन उन्होंने सर्वग्राह्यता के लिए खड़ी बोली हिंदी का भी प्रयोग किया है, लेकिन खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग उसी रूप में किया है जिस रूप में उसे वहां के पात्र बोलते हैं। इसलिए उसमें जैसे नर्वस को नर्वसियाना, तो अंग्रेजी के शब्द जिस प्रकार रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे स्टेशन को टेशन, जैसे क्रांति को किरांति, गांधी को गन्नी बाबा, तो जो प्रादेशिक प्रभाव जो पड़ता है, क्षेत्रीय प्रभाव जो भाषा पर पड़ता है, वही प्रभाव इस भाषा में भी, इस उपन्यास की भाषा में। तो एक वास्तविकता, एक यथार्थ उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि यदि गांव के लोग खड़ी बोली हिंदी में बात करेंगे
तो निश्चित रूप से वह एक बहुत ही अजीब सा और बहुत बेगाना उपन्यास लगेगा। इसलिए इस उपन्यास में हर एक पात्र डॉक्टर प्रशांत जैसे पात्रों को छोड़कर, या फिर जो एक अंग्रेज पात्र का प्रवेश होता है जो जिसकी हिंदी बिल्कुल अंग्रेजियत जैसी है, इन सब को छोड़कर ज्यादातर उसी भाषा का प्रयोग किया गया है जो वहां के लोग बोलते हैं। लेकिन वहां के लोग जिस रूप में बोलते हैं, अगर उनको हूबहू रेणु ने रख दिया होता तो निश्चित रूप से वह उस प्रदेश की बोली की में लिखा गया उपन्यास होता। लेकिन यह उपन्यास हिंदी में लिखा जा रहा था, इसलिए रेणु ने एक जो मध्य मार्ग अपनाया भाषा के लिए, वो ये कि वहां के लोग जिस तरह से हिंदी बोलते हैं उसी तरह की हिंदी का प्रयोग उन्होंने किया है, जो हम समझ सकते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे पात्र हैं वो निश्चित रूप से ठेठ खड़ी बोली का, परिनिष्ठित खड़ी बोली का इस्तेमाल करते हैं। तो शिल्प और भाषा दोनों ही दृष्टियों से यह उपन्यास एक नए किस्म का, एक नए अंदाज की कृति बनती है। और इस तरह का शिल्प, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पहले नहीं हुआ था। गांव की कहानी गांव की भाषा में, लेकिन उसका इतना व्यापकत्व कि उसमें भारत आजाद होने के बाद राजनैतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से किस ओर जा रहा है, उसको जिस ढंग से रेणु ने एक ठेठ देशज और ग्रामीण भाषा में जिस तरह से दिखाया है, वह अभूतपूर्व है। और इसीलिए शिल्प और भाषा की दृष्टि से हिंदी उपन्यास में इस उपन्यास का स्थान अविस्मरणीय रहेगा।